ये वीडियो नंबर जो मैं फिजिक्स का ये सेशन शुरू करने जा रहा हूँ फिजिक्स का, तो फिजिक्स का ये वीडियो नंबर 8 है। कितना नंबर वीडियो है? फिजिक्स का वीडियो नंबर 8 है। तो ये 8 नंबर वीडियो है। इसके पहले 7 वीडियो तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ये इसमें हम लोग ज़्यादातर फार्मूला बेस देखेंगे कि फिजिक्स में पूरी फार्मूला अगर अब फार्मूला रहेगा तभी तो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में फार्मूला देख लेंगे, फार्मूला के बेस पे कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे और कुछ एक दो क्वेश्चन भी कर लेंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग हो गया, आपका पैरामेडिकल हो गया, कोई भी स्टेट हो, कहीं पे झारखंड, बिहार, एम्स, एबीएमयू जो आपका उत्तर प्रदेश में है, मुंबई, कहीं पर भी कोई भी स्टेट में अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीके पूछी जा रही है तो आप इसी चैनल के थ्रू तैयारी कर सकते हैं। तो अभी तो हम बात किस चीज़ की करेंगे, अभी चलिए हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं। पहले अच्छे से समझ लेते हैं, फिर लास्ट में मैं बता ही दूंगा कि कितनी वीडियो, 750 वीडियो में टारगेट दिया था। आप लोग आई होप कि रिवाइज कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो अभी आप कर सकते हैं। अभी आपके 3-4 मंथ आपके पास समय है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फिजिक्स। तो इतना तो पोर्शन हो चुका है ना, अब पोर्शन हमको कवर कहाँ पे करना है? कवर देखिए यहाँ से कवर करना है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट। क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट कि किस एक प्लेट देता है और उसके बीच डिस्प्लेसमेंट करंट पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट किसी प्लेट के, 2 प्लेट दे देता है, उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ लेता है। तो ये फार्मूला आप लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट करंट का। ये देखिए आई दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, फिर उसके बाद आप डी के बाई डी टी, ये फार्मूला आप लगाएंगे। वहाँ पे डी के की वैल्यू, डी टी की वैल्यू दिया रहेगा, ए की वैल्यू भी दिया रहेगा करंट की, और आपका ये देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये आपको पता ही होता है, क्वेश्चन में भी दिया रहता है। कभी कभी तो एक बार क्वेश्चन बना था ना, डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट वैल्यू की ही पूछ लिया था क्वेश्चन, तो ये एकदम सिंपल हो जाता है। तो ये देखिए अब यहाँ पे देख लीजिए मैं लिखा हूँ, ये देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख जाएगी कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.85 इंटू 10 के पावर 12, 10 के पावर 12 यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है। 10 के पावर 12 फैराडे पर मीटर होता है, ये आप इसकी वैल्यू भी देख सकते हैं। तो आप लिख लीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 के पावर 12 फैराडे पर मीटर, ये वैल्यू होती है। ये आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर भी मैं लिख दिया हूँ, तो ये आप देख लेंगे। अब बार बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि स्केप वेलोसिटी, कभी कभी स्केप वेलोसिटी निकालने के लिए दे देता है। स्केप वेलोसिटी क्या होती है? स्केप वेलोसिटी आपको पता होगा, कोई भी मान लीजिए पृथ्वी से हम लोग कोई भी एक, मान लो कोई पत्थर उठा लेते हैं, अगर आसमान में फेंक देते हैं वो वापस लौट के आती नहीं है, तो उसी को तो स्केप वेलोसिटी बोला जाता है। स्केप वेलोसिटी की डायरेक्ट वैल्यू होती है। ये सब फिजिक्स का जितनी वीडियो प्रीवियस कराई गई है ना, वो सब देखेंगे, मज़ा आएगा। जाइए स्केप वेलोसिटी अगर पूरी कन्फर्म देखना है तो देखिए ग्रेविटेशनल चैप्टर करिए उसको, ये नहीं कि अब करना ही नहीं है तो करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे चलिए स्केप वेलोसिटी का फार्मूला देख लेंगे। स्केप वेलोसिटी का फार्मूला रूट में लिखेंगे 2g, ये देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है, और यम अर्थ मास होता है, और यहाँ पे अर्थ का रेडियस। फिर उसके बाद ये देखिए ये फार्मूला आपको रटा होना चाहिए, और इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्थ मास अपॉन अर्थ का रेडियस। तो ये आप पूरा फार्मूला रख एकदम नोट डाउन कर लीजिए। इसके वेलोसिटी का फार्मूला हो गया। अब फिर यहीं पे एक फार्मूला और देख लीजिए, ये आइए यहाँ पे स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जो करंट बहती है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेता है किसके कारण जो किसी भी कंडक्टर में करंट जब फ्लो होता है तो स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो वो पूछ रहा है कि स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेगा। तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन ए, ये फार्मूला देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। ये भी फार्मूला बार बार पूछा जाता है। तो म्यू नॉट, ये देखिए म्यू नॉट हो गया, म्यू नॉट
की वैल्यू भी पूछता है कभी कभी। म्यू नॉट क्या होती है, ये जो म्यू नॉट लिखा गया है ये क्या होती है, ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। लिख लीजिए, बता दे रहे हैं एकदम बेसिक से, PERMEABILITY, परमेबिलिटी ऑफ FREE फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इसी को बोला जाता है म्यू नॉट को। म्यू नॉट की वैल्यू भी डायरेक्ट होती है, म्यू नॉट की वैल्यू कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट म्यू नॉट की वैल्यू ही पूछा जा सकता है। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप लिख लीजिए, ये डायरेक्ट वैल्यू म्यू नॉट की होती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, यहाँ देखते हैं। अब ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I/A, या फिर ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए और ये भी लिख लीजिए 1 किलो वाट क्या होता है, ये 1 kg 1 किलो हावर्स, ये देखिए ये 1 किलो वाट = 36 इंटू 10⁵ जूल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलो वाट बराबर क्या होता है, तो 36 इंटू 10⁵ है, ये 10 के पावर में 5 है, ये नहीं कि 105 लिख देंगे, 36 इंटू 10⁵ जूल। तो ये देखिए 1 किलो वाट की वैल्यू है, इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। नेक्स्ट में चलिए हम लोग चलते हैं वेलोसिटी। ये देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, ये यहाँ पे आई की वैल्यू आप जान रहे हैं ना क्या चीज़ होगी, यहाँ आई की वैल्यू, ए की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगी। ए की वैल्यू क्या होगा, ए का मतलब होता है एरिया होता है। तो ये सब वैल्यू आपका क्वेश्चन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट में देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, अभी मैं बता दे रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट, पूछता है क्वेश्चन कि किसी भी हाईएस्ट पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ से बॉल फेंका जा रहा है, बॉल किसी भी बॉल को, गेंद को फेंक रहे हैं ऊपर। अब ये पूछता है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट, किस हाईएस्ट पॉइंट पे जो बॉल की वेलोसिटी होती है वो सबसे अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बार आके वेलोसिटी सबसे अधिक होती है, तो वही पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल की वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट सरफेस। तो उस हाईएस्ट पॉइंट सरफेस पे आपको बतानी है बॉल की वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट हो जाती है किस पॉइंट पे। तो यहाँ देखिए 45, हमेशा ऑप्शन में 45 खोजा करिए, 45 ऑप्शन मिल जाएगा तो वही सही हो जाता है। अब देखिए ये इसको सॉल्व करने के लिए b cos थीटा, ये देखिए b cos 45 की वैल्यू ही होती है, ये देखिए b/√2। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अब यहीं से पूछ लेता है वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी भी पूछ लेता है, तो ½ mv² होता है। अब यहाँ पे b की वैल्यू रख देंगे, b/√2 रख देंगे, 1/4 mv² आ जाता है। अब 1/4 mv² और mv² e/2 जब पूरा सॉल्व करेंगे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ये भी एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो डायरेक्ट आपको पता भी होना चाहिए। डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन पूछता है कि cos 45 का वैल्यू कितना होता है, cos 45 cos 45 की वैल्यू पूछता है कितना होता है, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 होता है। एकदम रटे रहिए, 1/√2 cos 45 की वैल्यू और sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, दोनों सेम होती है। sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। एकदम नोट डाउन कर लीजिए और एकदम दिमाग में कर लीजिए। एक क्वेश्चन यहीं पे और पूछता है, चलिए यहीं पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन आ ही जाए। तो थोड़ा सा ये देखिए, एक क्वेश्चन आपको मैं नोट डाउन करता हूं और आप भी नोट करिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है दी वैल्यू, यहाँ ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, दी वैल्यू ऑफ साइन। ये देखिए sin 45 प्लस cos 45 cos 45, ये देखिए 45 इज। अब यहाँ पे पूछता है कि sin 45 प्लस cos 45 की वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन हो गया, अब इसका सोल्यूशन होना, ये इसके लिख लीजिए। 4 ऑप्शन भी देता है एग्जाम में, 1/√2 दे देगा, B ऑप्शन दे देगा, √2 दे देगा, C ऑप्शन दे देगा, √3/2 दे देगा, और D ऑप्शन दे देगा, D ऑप्शन जो दे देगा वो 0 दे देगा। तो अगर तुक्का लगाना है, गेस करना है, तो लोग 0 ही लगा देते हैं। अगर 0 ऑप्शन देखते हैं एग्जाम में ना किसी भी क्वेश्चन में, तो एकदम खलबली मच जाती है। अगर
क्वेश्चन की आंसर एग्जैक्ट पता ना हो तो 0 ही लगाएंगे, जो कि एकदम गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, √2। ये बी ऑप्शन आप करेक्ट कर लेंगे। अब ये √2 कैसे आएगा, चलिए सॉल्व करके भी बता देते हैं। तो देखिए आप लिख सकते हैं sin 45 प्लस cos 45, ये एक बार लिख लीजिए। अब इसका sin 45 की वैल्यू कितना होगा, 1/√2 ही होता है। 1/√2 प्लस cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होता है। 1/√2, अब 1/√2 प्लस 1/√2 2 टाइम इसको इंक्रीज कर दीजिए, जब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 टाइम इंक्रीज करिए ना, 2 टाइम इंक्रीज ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 टाइम मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/√2 में। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√2, यही तो आएगा, ये इतनी वैल्यू आएगी। अब ये तो आपका ऑप्शन में दिखेगा, लेकिन आप अगर ये ऑप्शन लगा दिए, दोनों ऑप्शन √2 भी ऑप्शन में रहेगा और 2/√2 भी ऑप्शन में रहेगा, ये वैल्यू लगा देंगे तो एकदम एग्जैक्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई ये रेशनल नहीं किया गया है, एक सिंपल फ्रैक्शन नंबर में अभी नहीं है, इसको फ्रैक्शन नंबर में करना है, सिंपल फ्रैक्शन नंबर में इसको लाना रहता है। तो 2/√2 को कैसे सिंपल फ्रैक्शन में लेके आएंगे, 2/√2 ये आया था वैल्यू। अब इसको फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन नंबर में लाने के लिए ऊपर भी जो न्यूमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर इसी को बोलते हैं जो ऊपर वैल्यू रहता है और जो नीचे वैल्यू, ऊपर वैल्यू को क्या बोलते हैं, हिंदी में अंश बोलते हैं ना, न्यूमिनेटर बोलते हैं। लिख लीजिए इंग्लिश में भी NUMERATOR, न्यूमिनेटर। तो ये वैल्यू हो जाती है ऊपर वाली, और नीचे वाली वैल्यू को हर बोलते हैं, ये जान रहे होंगे आप ना, डिनोमिनेटर बोलते हैं, DENOMINATOR, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, अब ऊपर भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं अच्छे से। 2/√2 आया था ना, 2/√2 ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे से भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देख लीजिए, जब ये आप √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2√2, तो यहाँ देख लीजिए 2√2 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर जब नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे √2 और इंटू √2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डायरेक्ट रूट से रूट कट जाएगा, एक रूट से एक रूट कट जाएगा, फिर एक 2 भी कटेगा, फिर आपका 2 ऐसे मान लीजिए √2 में मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 2 आता है डायरेक्ट, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब इस 2 से इस 2 ये 2 कट जाएगा, अब डायरेक्ट आपका √2 ही बचेगा, तो ये आंसर आपका ऑप्शन में मिलेगा √2 की √2, तो वही ऑप्शन इसीलिए करेक्ट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन में आपको अच्छे से बता दिया, एग्जैक्ट आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। नहीं समझ में आए होंगे तो रिमाइंड करिए, 1-2 बार उसको देखिए, बार बार देखिए, समझ में चीज़ें आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बार बार ये फार्मूला भी पूछा ही जाता है। तो ये फार्मूला देख लीजिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। तो ये देखिए, ये भी पूछता है कि ये रेट ऑफ एनर्जी इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी, एक ब्लैक बॉडी होती है, वो एनर्जी कितनी इमिट करती है। तो ये देखिए ई यहाँ के टाइम के पावर 4 आपका हो जाएगा, एनर्जी जो है ना, एनर्जी कितनी रिलीज होती है वो टाइम के पावर 4, तो डायरेक्ट ये वैल्यू आपको ऑप्शन में भी दिख जाएगा, और क्वेश्चन अगर पूछता है तो टाइम दिया रहेगा, उसके पावर 4 कर देंगे, आपका रेट ऑफ एनर्जी, कितना एनर्जी निकल रहा है, इमिट हो रहा है, एक ब्लैक बॉडी कितना एनर्जी इमिट करा रही है, वो आपकी एनर्जी आ जाएगी। तो ये फार्मूला आप एग्जैक्ट अच्छे से देख लीजिए, ये फार्मूला हो जाएगा। फिर उसके बाद चलेंगे आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल डिफरेंस इसी के बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी, होंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अगर पूछता है तो इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों मिला के काइनेटिक, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दिया गया है 1.6 × 10⁻⁹ जूल हो जाता है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, दोनों की वैल्यू दिया रहेगा आपका ऑप्शन में, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं।
फिर नेक्स्ट में देखिए ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और एकदम सिंपल क्वेश्चन बनता है भाई। यहाँ से भी देख लीजिए, एनर्जी ऑफ द ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ हाइड्रोजन आइटम, हाइड्रोजन आइटम का ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की एनर्जी बतानी पड़ती है। तो यहाँ पे एनर्जी का फार्मूला ये देखिए, एनर्जी माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। डायरेक्ट अगर हाइड्रोजन का पूछेगा तो यही ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है -13.6 अपान एन स्क्वायर। अब ये एन एटॉमिक नंबर होता है कोई भी, यहाँ पे तो हाइड्रोजन दिया गया है ना, यहाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 रखेंगे तो डायरेक्ट इसीलिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, 13.6। लेकिन अगर यहाँ एन की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे हीलियम दे दिया गया ना, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक वेट 4 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो यहाँ पे 2 दूना 4 करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये फार्मूला आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे एक बार ये भी पूछा जाता है 1/f म्यू -1 1/r1 -1/r2, r1 r2 रेडियस है और म्यू की वैल्यू दिया रहेगा जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और यहाँ पे फोकल लेंथ आपका पूछता है। तो ये आपका मिरर से क्वेश्चन है, जब मिरर से क्वेश्चन आता है यही फार्मूला बार बार यूज होता है। अब ये देख लीजिए, काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर का अधिक होता है कि रेड कलर का, तो वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होता है किससे, रेड कलर से। तो ये देख सकते हैं आप, ये आप नोट कर लीजिए, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका अधिक है, वायलेट कलर का। अगर फोकल लेंथ पूछता है कि वायलेट कलर या फिर रेड कलर किसका होता है, तो यहाँ पे रेड कलर का फोकल लेंथ अधिक होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। अब नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे देख लीजिए हर्ट्स एक्सपेरिमेंट, ये देखिए कन्फर्म दैट एक्सीलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूस ईएम वेव। अब यहाँ पे हर्ट्स एक्सपेरिमेंट किया गया है, कंफर्म किया जाता है एक्सीलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूस ईएम वेव। इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ये आप देख लीजिए, हर्ट एक्सपेरिमेंट कंफर्म कैसे किया जाता है, एक्सीलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूस करके ईएम वेव के थ्रू क्या किया जाता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं हर्ट्स एक्सपेरिमेंट में यूज किए जाते हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन पढ़े हैं ना, काफ़ी बार मैं क्वेश्चन भी कराया हूँ इसमें, फिजिक्स में जब जाएंगे मिलेगा सब, ये चैप्टर भी कराया हूँ। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन की इफिशियंसी किससे शो करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ईटा से शो करते हैं। तो ये इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन की वैल्यू, ये देखिए फार्मूला, इसको नोट करिए, T1 - T2 अपान T1। वहाँ पे T1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, T2 की वैल्यू भी मिल जाएगी, और T1 की वैल्यू ऊपर भी वही रखेंगे नीचे भी, तो आपकी कार्नोट इंजन की इफ़िशियंसी मिल जाएगी। तो ये फार्मूला हो जाएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या बताइए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q = डेल्टा U + W। अब यहाँ देख लीजिए डेल्टा Q क्या है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, CHANGE, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, INTERNAL, इंटरनल ENERGY, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया। फिर उसके बाद यहाँ देख लीजिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये डेल्टा U है। अब Q क्या है, ये तो Q जो डेल्टा Q ना हीट चेंज है, HEAT हीट चेंज है, यहाँ काट दीजिए, हीट चेंज है, तो डेल्टा U मैंने बता दिया और डेल्टा Q बता दिया कितना हीट चेंज हो रहा है, और W क्या है, W तो वर्क डन है, जो सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाएगा, वर्क डन, सिस्टम पर वर्क किया जाएगा, तो वर्क डन है ये W, तो इसकी देख लीजिएगा वर्क डन। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, डेल्टा Q + W। कभी कभी ऐसे देता है डेल्टा Q - W देता है, तो यहाँ पे देता है ये क्या दे देता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट कितना हीट ऐड किया जा रहा है Q की वैल्यू, और कितना माइनस है ना, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब बाय द सिस्टम पे जो वर्क किया जा रहा है, तो ये भी हो जाता है। नेक्स्ट में देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉयल, कोई एक कॉयल दिया जाता है, ये कोई कॉयल दिया जाता है। अब यहाँ पे पूछता है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। B = μ0/2 NI/A, ये भी यहाँ पे देखिए 2 लिखा है,
टू बी इजकल टू म्यू नॉट अपॉन टू ए टू, ये लिख लीजिए बी इजकल टू म्यू नॉट अपॉन टू एन आई अपॉन ए। अब यहाँ पे आपको पूछता है कि एन क्या होता है, यहाँ एन क्या होता है, एन जो होता है न्यूटन होता है, एन होता है न्यूटन होता है, आई क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है, बी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड होती है, म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट मैंने बता दिया उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है, मैंने बता ही दिया, तो ये फार्मूला आप देख लेंगे। ए क्या होता है, ए रेडियस होता है, ये सब वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा। नेक्स्ट में देख लीजिए शंट एंड गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल, अगर पैरेलल में शंट और गैल्वेनोमीटर हैं तो क्या होगा, तो उसकी आर क्यू की वैल्यू, ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर वो पैरेलल में लगा है तो 1/G मतलब गैल्वेनोमीटर प्लस 1/ शंट, ये वैल्यू आप लगाएंगे आपका निकल जाएगा आर क्यू, एकदम अच्छे से निकल जाएगा। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ तो इतनी बार पूछा जाता है कि ओम्स लॉ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ओम्स लॉ इजकल टू होता है पोटेंशियल बी इजकल टू आई आर होता है, तो ये आप नोट कर लीजिए। करंट थ्रो शंट, तो ये आप नोट करिए बी इजकल टू आई आर, बी इजकल टू आई आर, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि आप ओम्स लॉ फॉलो करके आई की वैल्यू करंट की वैल्यू दिया रहेगा, रजिस्टेंट की वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, बी की वैल्यू आ जाएगा पोटेंशियल की। नेक्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, तब ये ई इजकल टू आप फार्मूला लगा सकते हैं, ई इजकल टू P/4πε0 1/, ये देखिए 1/r² प्लस a² के स्क्वायर में 3/2, ये वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट में और चीज़ें देखते हैं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो हाँ इतना मैंने करा ही दिया। हाँ चलिए और चीज़ें देख लेते हैं, इसको हम लोग हटाते हैं, थोड़ा अपर लेवल की बातें हैं। देख सकते हैं आप फार्मूला, अगर देखना है आपको तो ये फार्मूला देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से देखिए जब प्रोग्रेसिव वेव वाली जो वेव से जब क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और मैं ये क्वेश्चन कराया भी हूँ ऐसे क्वेश्चन। सी इजकल टू क्या होती है, ये देखिए सी इजकल टू W/K होती है। अब ये W प्रोग्रेसिव वेव में दिया रहता है, ये कॉफिशिएंट होता है, टी की कॉफिशिएंट होती है, प्रोग्रेसिव वेव वाला जब देखेंगे ना फार्मूला तो वहाँ पर मिलेगा। तो आप सिर्फ यहाँ पे ये जान लीजिए कि W का क्या होता है, कॉफिशिएंट क्या होता है, किसका कॉफिशिएंट W होता है, T का कॉफिशिएंट, और K किसका कॉफिशिएंट होता है, X का। इतना बस जान लीजिए, आप इतना लिख लीजिए जैसे मैं लिखा हूँ ना, C इजकल टू W, W क्या है कॉफिशिएंट ऑफ T है, T का कॉफिशिएंट है, T के पहले जो वैल्यू दिए रहती है ना वही कॉफिशिएंट होता है, जब एग्जाम में दिया रहेगा। X का कॉफिशिएंट क्या होता है, K होता है। फिर यहाँ पे देख लीजिए K क्या है, K W/C है, वेव वेक्टर है K, यहाँ पे देख लेंगे आप। फिर उसके बाद आप डायरेक्ट कभी कभी पूछता है ना कि एन क्या है, एन की वैल्यू आप पूछता है कि वेव नंबर बताइए, एन की वैल्यू W/2F, ये आप लिख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। और कॉफिशिएंट ऑफ टी, कॉफिशिएंट ऑफ टी क्या है, ये देख लिए W है, काफ़ी बार पूछता है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, K की वैल्यू है, तो ये आप देख लेंगे, ये अच्छे से नोट कर लीजिए लेंगे आप। और ये देखिए कॉफिशिएंट ऑफ HTT हॉरिजेंटल वाली वो वैल्यू है A होती है, सब क्वेश्चन। ये देखिए B क्या है, ये फ्रीक्वेंसी की है, एन लेमडा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप फ्रीक्वेंसी देखता है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, तो एन नंबर दिया रहेगा और लेमडा दिया रहेगा, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी वैल्यू आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद देखेंगे आप फार लेंस, लेंस के लिए फार्मूला स्नेल लॉ देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है भाई, स्नेल लॉ तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते, स्नेल लॉ भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो स्नेल लॉ क्या होती है, स्नेल लॉ एन, ये देखिए एन sin I अपॉन sin R, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। फार लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी फार्मूला नोट करिए। मैग्नेटिक फ्लक्स काफ़ी बार पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा गया है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स पता नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स ये देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई, ये फाई लिखा गया, फाई ऐसे लिखते हैं ना, फाई ऐसे करते हैं, PHI यार फाई, तो ये फाई मैग्नेटिक फ्लक्स किस से करते हैं, फाई से, फाई इजकल टू BA या फिर इजकल टू FA/IL होता है, ऐसे भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये देख लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इजकल टू BA, ये देखिए BA यहाँ पे लिखा गया है, BA
BA लिख सकते हैं, BA cos थीटा लिख सकते हैं, BA cos थीटा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्वेश्चन में पूछता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बताइए तो मैग्नेटिक फ्लक्स φ B की वैल्यू दिए रहता है। B क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और A क्या होता है, एम्पियर होता है, और cos थीटा की वैल्यू दिया रहता है एग्जाम में क्वेश्चन में। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपसे पूछता है एकदम सिंपल क्वेश्चन, B की वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, A की वैल्यू cos थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, सब वीडियो है चैनल पे, जाइए पढ़िए, नोट डाउन करिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऐसे नहीं कि वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पे लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक ज़रूर करें। आपसे तो कुछ ऐसा लिया नहीं जा रहा ना, तो आपको लाइक ही करना है, वीडियो को लाइक। अभी आप खुद देख लीजिए ना यार, एजुकेशन क्यों नहीं कोई पढ़ाना चाहता है, इसीलिए एजुकेशन चैनल पे स्टडी नहीं कराना चाहता। सब इन्फॉर्मेशन और ज्ञान बताने वाले हज़ारों चैनल मिल जाएंगे चैनल यूट्यूब पे, लेकिन पढ़ाने की जब बातें आती है ना, हिम्मत टूट जाती है अच्छों की। पढ़ाने में बहुत मेहनत लगते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। अगर आपको मेरे चैनल के थ्रू तैयारी करनी है और आगे प्रोग्रेस करना है तो लाइक ज़रूर करें। लाइक आप खुद देखिए ना, अगर 1000 व्यूज़ हैं तो लाइक कितने हैं, 100 व्यूज़ हैं, 100 लाइक हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। लाइक किया करिए, मेहनत लगती है, ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत है, और आगे के लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, चैनल को ग्रो करना पड़ेगा, इतना काम। तो चलिए मैं बता देता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको बता दिया, BA cos थीटा होता है, नोट कर लीजिए। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको नोट करना चाहिए। एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है कि SI यूनिट बता दीजिए, SI यूनिट बता दीजिए, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक, MAGNETIC, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट बता दीजिए क्या होती है। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब फाई की क्या होती है यूनिट, SI यूनिट क्या होती है, तो वेबर होती है। वेबर ऐसे शो किया जाता है, W कैपिटल W स्मॉल b, वेबर शो किया जाता है, वेबर WEBER, वेबर बोलते हैं। ये SI यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, कौन होती है, वेबर। तो ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और वहाँ पे मैंने बता दिया BA cos थीटा, B मैग्नेटिक फील्ड, A एरिया, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। और फिर यहाँ ये भी पूछ लेता है, तो ये सब आप अच्छे से आप देख लेंगे। चलिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन भी है, आप डायमेंशन भी नोट कर लीजिए। डायमेंशन पूछा जाता है कि डायमेंशन क्या होता है, M होता है, L स्क्वायर होता है, T के पावर में -2 होता है, और एम्पियर में -1 होता है। ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने ये भी बता दिया। नेक्स्ट में आप और चीज़ें देख लीजिए, और चीज़ें क्या देखना है, हाँ एक बार काइनेटिक एनर्जी भी पूछा था, तो चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको और चीज़ें बता देते हैं तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पूछता है या फिर क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे, ½ mv², यम क्या होता है, यम जो होता है, बी क्या होता है, ये आप लिख सकते हैं कि यम क्या होता है। यम होता है किसी भी वस्तु का मास होता है, वो भी केजी में, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है, OBJECT ऑब्जेक्ट होता है, और ये मास किलोग्राम में रखा जाएगा। फिर उसके बाद V क्या होता है, V जो होता है स्पीड होता है, SPEED, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की चाल होती है, ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है। स्पीड किस में लिखेंगे, मीटर पर सेकंड में लिखेंगे। तो ये देखिए मास मैंने बता दिया और V भी बता दिया। अब काइनेटिक एनर्जी एकदम आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ½ mv²। अब वहाँ पे m की वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा और v की वैल्यू दिया रहेगा, v की वैल्यू जितना दिया रहेगा उसको स्क्वायर कर देंगे और m से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी एकदम आ जाती है, जो कि एकदम सिंपल। और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी वस्तु का काइनेटिक एनर्जी बताइए, और काइनेटिक एनर्जी घुमा घुमा के क्वेश्चन में देता है और वहाँ पे m का मास भी दे देता है और v की वैल्यू, एकदम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है यार, काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं होती है, ये वर्क ही होती है, कोई भी वस्तु जो वर्क करता है ना वही तो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी का आप यूनिट तो पता होगा ना कि यूनिट क्या होती है काइनेटिक एनर्जी का, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि काइनेटिक एनर्जी का यूनिट बताइए तो जूल ही होता है। जूल क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी
का यूनिट होता है। और डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन भी पूछता है, बीमा भी पूछता है। तो डायमेंशन आप नोट डाउन कर लीजिए कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन जो होता है m l² t-2 होता है, डायरेक्ट मैंने बता दिया। ml t-2 किसका होता है, आप क्वेश्चन में बताएंगे कि ml t-2 बीमा किसका होता है, जो कि मैंने बार बार बताया है। फिजिक्स जब कराया लगभग 20 बार तो बताया हूँ आप क्वेश्चन में मिला के और थ्योरी में। ml t-2 किसकी बीमा होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट सभी करेंगे ml t-2 बीमा किसकी होती है। आप गूगल सर्च करिए, नहीं आता है, कहीं पे बुक निकालिए देखिए, लेकिन बताइएंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे ml t-2 किसकी बीमा होती है। और कमेंट करने पे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है और मुझे भी विश्वास होता है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन आप कभी भूलते भी नहीं हैं, तो इसका आंसर जरूर करेंगे ml t-2 बीमा किसकी होती है। और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन तो यही होता है ml²t-2। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में 9th नंबर वीडियो आएगी। ये वीडियो नंबर कितना था, 8 वीडियो। प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा सभी वीडियो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग वीडियो को रिवाइज करते रहें, सभी चीज़ें कराई जाएंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्जैक्ट। कोई से एक भी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आपको बाहर नहीं जाएगा जो मैं बताया ना हूँ, जो मैं कराया ना हूँ। 100% 99% क्वेश्चन सभी मिलेंगे। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप दीजिए बीएससी नर्सिंग के, एकदम गारंटी है। बस आपको करना क्या है, करना जो बताया जा रहा है वो सब फॉलो करते रहिए। बुक्स परचेज कर लीजिए, कौन सी बुक्स लेनी है, वीडियो बनी हुई है, कितनी वीडियो रिवाइज करनी है वो भी मैंने बताया। 750 वीडियो प्रीवियस वीडियो जो कि वीडियो कराई जा रही है चैनल पे, वो भी करनी है। और प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट वाइज वीडियो आप रिवाइज करते रहिए। चैनल पे जाएँ, वहाँ से आप ग्रो करें। अब चैनल पे कौन से चैनल पे तैयारी करनी है, इसी चैनल पे। चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं। आप एक बार ओपन करिए चैनल का नेम, यूट्यूब ओपन करिए। तो आप यूट्यूब ओपन कर लीजिए, और यूट्यूब ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लिख लीजिए, सर्च कर लीजिए CET नीट चैनल। यही मेरे चैनल का नेम है। जैसे ही यूट्यूब पे सर्च करेंगे आप, ये लोगो पे खुल आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। इस पर आप क्लिक कर लिया करिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे चैनल पे जाएंगे, देखिए चैनल पे ओपन हो जाएगा। ये आपको लोगो मिल जाएगा, इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपकी सभी वीडियो मिल जाएंगी जितनी। देखिए मेरे चैनल पे कितनी वीडियो टोटल है, टोटल की बात किया जाए ना तो 1600 वीडियो चैनल पे हैं। और सब्सक्राइबर कितने, 53K हैं, मतलब 53,000 सब्सक्राइबर हैं। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाएंगे ना, यहाँ पे टोटल 1600 वीडियो मिल जाएगी, लेकिन आपको प्लेलिस्ट वाइज वीडियो रिवाइज करनी है। तो यहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे बुक से रिलेटेड वीडियो बनी हुई है कि कौन सी बुक्स परचेज करनी है। तो यहाँ बुक जाएंगे, मिल जाएगी। ये आप वीडियो देख लिए हैं कि नहीं, ये वीडियो आप देख लीजिएगा, ये एकदम लेटेस्ट है वीडियो। फिर उसके बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, यहाँ से आपको 750 वीडियो आपको रिवाइज करनी है। इस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो ऐड की गई हैं सभी वीडियो आपको रिवाइज करना, कोई भी छोड़ना नहीं है, जितनी भी वीडियो ऐड की गई हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।